हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब बात करते हैं पहले कि प्रिज्म होता क्या है। यदि प्रिज्म की बात करें तो देखो, प्रिज्म यहाँ पर हम लोगों के पास में यह प्रिज्म है। अगर हम इसको समझना चाहें तो इसमें क्या होता है, ये कांच का बना हुआ एक पारदर्शी माध्यम है जिस पर तीन आयताकार फलक हैं। यहां पर पहला आयताकार फलक, दूसरा और तीसरा आयताकार फलक तथा दो त्रिभुजाकार फलक होते हैं। अब यदि बात करें हम यहां पर आयताकार जिस फलक पर प्रकाश की किरण डालते हैं, इन आयताकार फलकों को हम अपवर्तक तल कहते हैं तथा निचले सिरे को हम लोग आधार कहते हैं। अब देखो, निचला सिरा कोई भी हो सकता है, यह कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि यही सिरा निचला होगा। यदि आप इसको मोड़कर इस तरीके से रख दोगे तो यहां पर ये दोनों अपवर्तक तल हो जाएंगे और यहां पर यह सिरा निचला सिरा हो जाएगा। अब ये कैसा माध्यम है? पारदर्शी। अब यदि इस पर प्रकाश की किरण हम डालते हैं तो सदैव यह आधार की ओर मोड़ता है, यह प्रिज्म का गुण होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं। देखो, तो यदि हम इसका चित्र बनाने की कोशिश करें तो देखो, चित्र जो बनाया गया है इसमें आपको त्रिभुजाकार जो सतह है ये आपको दिख रही है। इसके बाद ये आयताकार फलक है और यह दूसरा आयताकार फलक है तथा इसके बाद ये बात करें निचले सिरे की तो यह निचला सिरा तीसरा, यह आयताकार फलक है। अब यहां पर हम कहें कि प्रिज्म यहां पर इन दोनों आयताकार फलकों के बीच किसी कोण पर झुका हुआ है और जिस कोण पर झुका हुआ है इस कोण को हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण। और इस प्रिज्म कोण के सामने वाले तल को आधार कहते हैं। या बात करें, प्रिज्म जिस तल पर रखा हुआ है उसका निचला सिरा क्या कहलाएगा? आधार कहलाता है। अब प्रकाश की किरण जिन तलों पर अपवर्तित होती है या जिस पर आपतित होगी तथा जिससे निर्गत होगी, इन तलों को हम अपवर्तक तल कहते हैं। ठीक है, क्या बताया कि प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जिस पर दो तल किसी कोण पर झुके होते हैं और जिस कोण पर झुके होते हैं उस कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं तथा जिन पर प्रकाश की किरण आपतित होती है या प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है उसे अपवर्तक तल कहते हैं। निचले सिरे को आधार कहते हैं। अब बात करते हैं प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो, प्रकाश के अपवर्तन को समझना है तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमें प्रिज्म पर प्रकाश की किरण आपतित करनी होगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण कोई PQ है, यह PQ कोई प्रकाश की किरण है। इसको हमने प्रिज्म के पहले तल और इसका हम नाम डाल देते हैं AB तल पर आपतित किया। अब क्योंकि प्रकाश की किरण किसी तल पर आपतित हुई है तो यहां पर माध्यम चेंज हो रहे हैं। यह बना हुआ है कांच का और बाहर दूसरा माध्यम वायु है मान लेते हैं। यदि तो प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही, इसका अर्थ है प्रकाश का अपवर्तन होगा। और यदि प्रकाश की किरण का अपवर्तन होगा तो वह अभिलंब के पास या अभिलंब से दूर जाएगी। तो यहां पर हम इस तल पर एक लंबवत रेखा खींच देते हैं। यह लंबवत रेखा हो गई और यह जो अभिलंबवत रेखा है यह क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। अब देखो, बाहरी माध्यम है वायु और यह माध्यम है कांच। तो वायु से प्रकाश की किरण कांच में जा रही है, इस कारण जो प्रकाश की किरण है वह विरल से सघन में जा रही है। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। अब प्रकाश की किरण जानी चाहिए थी सीधी इस प्रकार से, लेकिन अब क्योंकि माध्यम चेंज हो गया तो प्रकाश की किरण मुड़कर अभिलंब के पास आ गई। इसका हम नाम डाल देते हैं QR। प्रकाश की किरण का अपवर्तन अभिलंब की ओर हो गया।
अब यहां पर यदि हम देखें तो यह दूसरे तल पर आ गई। अब हम इस तल को हम लिख लेते हैं AC। अब AC तल पर यदि आप ध्यान दो तो यहां पर भी प्रकाश की किरण अब कांच से वायु में जाएगी, और यदि प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाएगी तो फिर से माध्यम चेंज हो गया, और अब कांच सघन है, वायु विरल है, इसलिए अभिलंब से किरण दूर हटेगी, और हम इस बिंदु पर अभिलंब बना लेते हैं। इस बिंदु पर अभिलंबोत रेखा खींच देते हैं, यह अभिलंब हो गया। अब प्रकाश की किरण देखो जाना चाहिए था इसको सीधे ऐसे आगे बढ़ते हुए निकल जाती, लेकिन यहां पर माध्यम चेंज हो गया, और माध्यम के चेंज होने के कारण अब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो इसको हम लिख देते हैं RS किरण। अब देखो हमने आपतित की थी PQ किरण, लेकिन यहां पर हमको प्राप्त हो गई RS किरण। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो प्रकाश की किरण है वह कहां की ओर मुड़ गई, आधार की ओर, और यहां पर यह प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब जो किरण आपतित की गई है इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और आपतित किरण का अभिलंब के साथ बना हुआ कोण आपतन कोण I कहलाता है, तथा अभिलंब के साथ ये जो अपवर्तित किरण है इसका बना हुआ कोण R कहलाता है। इसी प्रकार अब यहां पर देखें तो अपवर्तित किरण का दोबारा से अपवर्तन हुआ है, तो यहां पर यह आपतन कोण होगा, इसको हम लोग R' मान लेते हैं, तथा इसमें प्रकाश की किरण निर्गत हुई है तो यह निर्गत कोण हम I' मान लेते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए प्रिज्म के द्वारा विचलन क्या होगा, या विचलन कोण क्या होगा। तो देखो विचलन क्या मतलब क्या है, प्रकाश की किरण जा रही थी इस मार्ग में, लेकिन यहां पर आ गया प्रिज्म, और प्रिज्म से हो गया अपवर्तन, और अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण मुड़ गई, RS मार्ग में चली गई। इसका मतलब है यह अपने मार्ग से विचलित हो गई। अब कितना विचलित हुई है, तो देखो आपतित किरण को यदि हम डॉटेड करके आगे बढ़ा दें, और ये जो निर्गत किरण है इस निर्गत किरण को डॉटेड करके पीछे कर दें, तो ये दोनों किरणें किसी ना किसी बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं और कुछ ना कुछ कोण बना रही हैं। ये जो बनता हुआ कोण दिख रहा है आपको किसके मध्य, आपतित किरण PQ और निर्गत किरण RS, इन दोनों के मध्य बनने वाले इस कोण को विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण, और इसको हम लोग निरूपित करते हैं डेल्टा से। क्या बताया, अगर आपसे कोई विचलन कोण पूछेगा तो आप बोलोगे क्या, यहां पर आपतित किरण PQ को हमने डॉटेड करके आगे बढ़ाया और RS निर्गत किरण को डॉटेड करके पीछे बढ़ाया, दोनों मिलकर किसी बिंदु पर कोई एक कोण बना रही हैं, इस कोण को हम क्या बोल रहे हैं, विचलन कोण। अब विचलन कोण को परिभाषित कैसे करेंगे, तो बोलेंगे आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह था प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग समझते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि प्रिज्म के लिए आपतन कोण I, आपतन कोण I तथा विचलन कोण, विचलन कोण डेल्टा के मध्य ग्राफ खींचिए। कहने का मतलब है आपतन कोण I का मान यदि परिवर्तित कर रहे हैं तो डेल्टा के मान में कैसा परिवर्तन होगा, इसको हमें ग्राफ के द्वारा निरूपित करना है। तो हम लोग सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो अक्षों को निरूपित करते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष में आपतन कोण ले लेते हैं, आपतन कोण I को, तथा अगर हम वाई अक्ष की बात करें तो वाई अक्ष में विचलन कोण ले लेते हैं, और विचलन कोण डेल्टा।
अब इन दोनों के मध्य यदि ग्राफ खींचने की बात करें तो देखो यहां पर जब हम आपतन कोण I के मान में परिवर्तन करते हैं तो I का मान यदि बदलेंगे तो प्रकाश की किरण का मार्ग बदलेगा, जिस कारण से विचलन कोण के मान में भी परिवर्तन होता है। और विचलन कोण के मान में जब परिवर्तन होता है तो इनके मध्य जो ग्राफ प्राप्त होता है वह एक वक्र प्राप्त होता है। और कैसा वक्र प्राप्त होता है आपको? यू आकार लगभग। यहां पर पहले प्रारंभ में जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान एक स्थिति तक घटता है, इस स्थिति तक घट रहा है। प्रारंभ में जब हम आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो विचलन कोण का मान घट रहा है, लेकिन आपतन कोण का मान फिर इसके आगे बढ़ाने पर पुनः विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। अब यदि बात करें विचलन कोण की तो देखो प्रत्येक विचलन कोण के लिए, मान लेते हैं यह डेल्टा है, प्रत्येक विचलन कोण के लिए हमको दो आपतन कोण मिलते हैं। पहला आपतन कोण यहां पर प्राप्त हुआ और दूसरा आपतन कोण यहां पर प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि एक होता है I तो दूसरा होता है I डैश। एक होता है आपतन कोण तो दूसरा होता है निर्गत कोण। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने पढ़ा है प्रकाश की उत्क्रमणीयता प्रदर्शित करता है, यदि विपरीत दिशा से डालें तो यह इसी मार्ग से वापस आएगा। तो इसलिए प्रत्येक विचलन कोण के लिए यहां पर आपको दो आपतन कोण प्राप्त होते हैं, लेकिन आप यदि यहां ध्यान दोगे तो यह एक विशेष विचलन कोण है जिसके लिए केवल और केवल एक आपतन कोण प्राप्त हो रहा है। अब यह है क्या वास्तव में? तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्पतम विचलन। अब अल्पतम विचलन होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखो अल्पतम विचलन के बारे में यदि हम समझें तो यहां पर यदि हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या किया था, आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो यहां पर विचलन कोण का मान घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर आपतन कोण का मान बढ़ाने के पश्चात अब विचलन कोण का मान घटने की जगह क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। तो यह जो विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण है, इस विचलन कोण को हम लोग बोलते हैं अल्पतम विचलन और इसे हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। क्या बताएंगे? डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो अल्पतम विचलन क्या होता है कि यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है जिसके पश्चात विचलन कोण का मान पुनः बढ़ने लगता है। तो यह सबसे कम हो गया क्योंकि अब फिर से बढ़ने लगा। तो इस विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। और अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में I का मान I डैश के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि यहां पर आपको केवल एक ही आपतन कोण प्राप्त होता है। इसका अर्थ है I और I डैश दोनों एक ही स्थान पर हैं। तो यहां पर अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में I का मान I डैश के बराबर होता है। अब यदि हम बात करें I और I डैश के मध्य संबंध के बाद R और R डैश के मध्य संबंध क्या होता है? तो देखो यदि R और R डैश की बात करें तो अल्पतम विचलन की स्थिति में R व R डैश आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब है R और R डैश ये जो कोण हैं यहां पर ये आपस में बराबर होते हैं, लेकिन स्थिति कौन सी होगी? अल्पतम विचलन की स्थिति होगी। तथा दूसरी बात के बाद यहां पर आते हैं अगली कंडीशन पर कि यदि आपसे कहे कि ये जो आधार के कोण हैं आपस में बराबर हों तो अल्पतम विचलन की स्थिति में जो अपवर्तित किरण है वह आधार के समांतर होती है। किस स्थिति में? जब प्रकाश की किरण यहां पर अल्पतम विचलन की स्थिति में होती है तब यहां पर यदि आधार के कोण समान हो तो अपवर्तित किरण आधार के समांतर होती है।
ठीक है, तो यहां पर आपको ये विचलन कोण तथा आपतन कोण के मध्य ग्राफ प्राप्त हुआ। अब हम लोग आते हैं यहां पर, यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो हम लोग अब अगली हेडिंग प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक के सूत्र पर आते हैं। देखो अब हम लोग प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक के सूत्र को समझते हैं। यहां पर प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक के सूत्र को डेरिवेट करते हैं। तो यदि हम मान लें कि कोई प्रिज्म है ABC, तो यह एक प्रिज्म है ABC। अब ABC में यहां पर यह जो निचला सिरा है इसको हम आधार मान लेते हैं और इसको हम प्रिज्म कोण A मान लेते हैं। अब क्योंकि प्रकाश की किरण का अपवर्तन करना है, तो यदि प्रकाश की किरण का अपवर्तन करना है तो यहां पर हम मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण है PQ, जो कि AB तल पर इस बिंदु पर आपतित होती है। अब क्योंकि इस बिंदु पर आपतित हुई है तो यहां पर इसका अपवर्तन होगा, तो यहां पर हम लोग अभिलंब बना लेते हैं और यह प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब इसी प्रकार से जब दूसरे तल से अपवर्तन कर रहे हैं तो दूसरे तल से अपवर्तन के लिए यहां पर भी हम लोग अभिलंब को निरूपित कर देते हैं और यह अभिलंब जिस बिंदु पर काटते हैं इस बिंदु को हम लोग नाम दे रहे हैं E बिंदु। अब यहां पर इसका फिर से अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के पश्चात क्योंकि कांच से वायु में गई है प्रकाश की किरण, तो यहां पर अभिलंब से दूर हट रही है और यहां हम मान लेते हैं कि अभिलंब के साथ PQ किरण आपतन कोण I बनाती है, अपवर्तन कोण R बनाती है तथा यह जो दूसरी अपवर्तित किरण है यहां पर बनाया गया कोण R डैश है और अभिलंब के साथ निर्गत किरण का बना हुआ कोण I डैश मान लेते हैं। अब यदि आपतित किरण को हम डॉटेड करके आगे बढ़ा दें और निर्गत किरण को डॉटेड करके आगे बढ़ाएं तो दोनों किरणों के मध्य बनने वाले कोण को विचलन कोण क्योंकि बोलते हैं तो इसको हम लोग मान लेते हैं डेल्टा है। अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिल रही हैं इस बिंदु को हम लोग नाम डाल देते हैं D। ठीक है, तो यह आपका चित्र होगा। अब यहां पर हम लोग मानते हैं कि जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष वह अपवर्तनांक है n। किसके सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष, अर्थात वायु से प्रकाश की किरण प्रिज्म पर जा रही है, इसलिए इसके लिए अपवर्तनांक का मान है n और इसी के लिए हमें सूत्र को स्थापित करना है। अब सूत्र को स्थापित करना है तो सबसे पहले हम लोग यहां ध्यान देते हैं, तो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज QD और यहां पर यदि हम इस बिंदु को मान लें R और इस बिंदु को मान लें S, तो QDR में त्रिभुज QDR में अगर हम त्रिभुज QDR की बात करें तो देखो ये जो डेल्टा है यह इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण का काम करेगा और बहिष्कोण का काम करेगा तो यह सामने के अंतः कोणों के योगफल के बराबर होंगे। लेकिन अब आपको ये अंतः कोण तो पता नहीं, तो यहां पर यदि हम ध्यान दें तो देखो ये कोण है पूरा I और यह यदि I है तो ये कोण भी पूरा I होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है और सामने यहां पर यदि ये कोण I है तो इतना R निकल गया, R निकल गया तो बचा क्या? I माइनस R। क्या बताया कि यहां पर देखो ये आपतन कोण था I और आपतन कोण I यहां शीर्षाभिमुख कोण I के बराबर होगा, तो ये पूरा कोण होगा I, लेकिन नीचे का कोण हमने R माना था तो R निकल जाएगा तो ऊपर का कोण कितना हो जाएगा? I माइनस R। इसी प्रकार से यदि इस कोण की बात करें तो यह कोण भी देखो सामने का जो कोण है टोटल वह है I डैश शीर्षाभिमुख से, लेकिन निचली सतह का कोण R डैश निर्गत हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा? I डैश माइनस R डैश। इसको अलग से लिख लेते हैं, यहां पर
आई डैश माइनस आर डैश। तो ये जो ऊपरी कोण है यह एक आ गया आई माइनस आर और यह दूसरा कोण आ गया आई डैश माइनस आर डैश। अब बात करते हैं, देखो हमने अभी पढ़ा ही कि क्यू डी आर में यह जो डेल्टा है बहिष्कोण है और बहिष्कोण सामने के अंतः कोणों के बराबर होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा है सामने के अंतः कोण है आई माइनस आर और आई डैश माइनस आर डैश इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। अब यदि हम इसको आई को आई डैश के पास रखें तो हो जाएगा आई प्लस आई डैश माइनस, यहां पर आर लिखा है और यह आर डैश लिखा है तो आर माइनस आर डैश। लेकिन यदि माइनस का कॉमन ले लें तो यहां आ जाएगा यह माइनस का हो गया प्लस तो आर प्लस आर डैश और इसको हम लोग समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं। अब आते हैं यहां पर समझते हैं, अगर हम चतुर्भुज ए क्यू ई आर की बात करें, किस चतुर्भुज की? चतुर्भुज ए क्यू ई आर की। अब इस चतुर्भुज में यदि हम ध्यान दें तो देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि चतुर्भुज के चार कोणों का योगफल 360 होता है। अब चार कोण हैं कौन से? तो कोण है एक तो प्रिज्म कोण ए, प्रिज्म कोण ए, और दूसरा कोण यह है चतुर्भुज ए क्यू ई आर में दूसरा कोण ये दिख रहा है, कौन सा? क्यू। तो कोण ए क्यू ई धन, यहां पर बात करें तो यह अगला कोण तीसरा है ई धन, यहां पर जो चौथा कोण है यह पूरा कोण है, कौन सा कोण है? ई आर ए, ई आर ए बराबर होगा 360 अंश के। देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360 अंश, तो चारों कोणों को योग करके कितना रख दिया? 360। लेकिन देखो यहां पर ए क्यू ई ये अभिलंब है और अभिलंब तो 90 अंश होता है, और इसी प्रकार से ई आर ए ये जो कोण है टोटल यह भी तो अभिलंब है और यह भी कितने अंश का कोण होगा? 90 अंश का। तो ये जो दोनों कोण हैं ये दोनों कोण 90 अंश के हैं, 90 अंश और 90 अंश, तो दोनों 90 अंश होकर 180 हो जाएंगे, 180 जाकर दूसरी तरफ घट जाएगा तो आएगा क्या? ए प्लस ई बराबर 180 अंश, और यह समीकरण नंबर हो जाएगा दूसरा। क्या बताया कि यहां ए क्यू ई अभिलंब का काम कर रहा है और अभिलंब का कार्य कर रहा है, इसलिए यहां पर यह कोण 90 अंश होगा, और क्यू आर ए यह भी 90 होगा, यह भी अभिलंब है, तो दोनों 90 और 90 180 जाकर दूसरी तरफ घट गए तो ए और ई बराबर आ गया 180, और इसको समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया। अब आते हैं, देखो हमने चतुर्भुज ले लिया, ऊपर वाला त्रिभुज भी ले लिया, अब निचले त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज क्यू ई आर में, कौन सा त्रिभुज? देखो क्यू ई आर में, और त्रिभुज के खासियत होती है कि त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के 3 कोण हैं कौन कौन से? तो त्रिभुज के 3 कोण हैं ई प्लस आर डैश, ई प्लस आर डैश, और ई आर और आर डैश का योगफल कितना होगा? तो योगफल होगा 180 अंश, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। देखो क्या बताया गया? बताया गया कि यहां ऊपरी त्रिभुज में यह डेल्टा बहिष्कोण था और बहिष्कोण सामने के दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर हो गया। फिर यहां पर हमने चर्चा की कि ए क्यू ई आर एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360, लेकिन 90 और 90 दो अभिलंब के हट जाएंगे तो बचेंगे 180। अब निचली बात करें, निचले त्रिभुज के लिए, तो क्यू ई आर में यदि बात करें तो देखो क्यू ई आर त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होगा। तो कौन कौन से कोण है? आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180।
अब इसके बाद यहां पर यहां दूसरे और तीसरे त्रिभुज को यदि हम दूसरे और तीसरे समीकरण को यदि हम देखें तो दोनों समीकरणों में एक साइड बराबर है, 180 और 180 लिखा है, तो दूसरी साइड आपस में बराबर हो जाएंगी। तो अब हम लोग यहां पर इस चित्र को मिटाते हैं। देखो अब यहां लिखते हैं समीकरण नंबर दूसरे व समीकरण नंबर तीसरे से। अब देखो समीकरण 2 व 3 से यदि हम लोग हल करना चाहें तो एक और तो बराबर है, और जब एक और बराबर है इसकी तो दूसरी साइड भी बराबर होगी। तो इसका मतलब है a प्लस ई बराबर होगा 180 के बराबर रख देते हैं तो आ जाएगा e प्लस आर डैश। a प्लस ई बराबर होगा e प्लस आर डैश के। अब यहां पर e से e कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा a बराबर r प्लस आर डैश, और इसको समीकरण नंबर यहां पर चौथा मान लेते हैं। अब यदि हम कहें कि ये जो स्थिति है वह अल्पतम विचलन की स्थिति हो, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अब अल्पतम विचलन की स्थिति क्या होती है, अभी आपको बताया था कि अल्पतम विचलन की स्थिति में जो I है वह I डैश के बराबर हो जाएगा, R है वह R डैश के बराबर हो जाएगा, तथा डेल्टा M के बराबर हो जाएगा। क्या बताया कि विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा M कहलाएगा, I और I डैश आपतन कोण और निर्गमन कोण आपस में बराबर होंगे, अपवर्तन कोण R और R डैश ये भी आपस में बराबर होंगे। अब इनका यूज अल्पतम विचलन की स्थिति के लिए हम लोग यहां पर करते हैं। तो देखो यदि हम लोग यहां सबसे पहले समीकरण नंबर 4 की बात करें तो समीकरण नंबर 4 से अभी क्या बताया कि R और R डैश आपस में बराबर हैं, और यदि R और R डैश आपस में बराबर हैं तो दोनों की जगह किसी एक को रख सकते हो, तो R और R डैश दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आ जाएगा 2R, और यदि 2R प्राप्त हुआ तो R बराबर क्या प्राप्त होगा, देखो R बराबर आ जाएगा a/2, R बराबर a/2, और यह अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तन कोण R का मान आया, कितना आया, प्रिज्म कोण a/2। अब यहां पर समीकरण नंबर 1 को ध्यान में रखते हैं। देखो समीकरण नंबर 1 में क्या लिखा था, यहां समीकरण नंबर 1 से लिखते हैं। हम लोगों को करना क्या है, आखिरकार हम कर क्या रहे हैं इस डेरिवेशन में, हम लोगों को यहां पर R और I का मान निकालना है, क्योंकि स्नेल का नियम लगाना है। स्नेल के नियम से हमें अपवर्तन का सूत्र प्राप्त होगा। तो देखो हमें R का मान प्राप्त हो गया। अब R का मान प्राप्त होने के पश्चात अब हम I का मान समीकरण नंबर 1 से प्राप्त करते हैं। समीकरण नंबर 1 में क्या लिखा है, डेल्टा, और हमने कहा अल्पतम विचलन की स्थिति है तो डेल्टा की जगह हो जाएगा डेल्टा M। I और I डैश आपस में बराबर हो गए तो I और I डैश आपस में बराबर होकर 2I आ गया, माइनस R और R डैश आपस में बराबर हो गए तो यह आ गया 2R, और क्योंकि 2R बराबर था A के तो यहां पर A रख देते हैं तो आ जाएगा डेल्टा M बराबर 2I माइनस A। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग समझते हैं तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग आते हैं आगे। देखो यहां पर यह समझना है कि डेल्टा M बराबर आया 2I माइनस A, और हमको I का मान ज्ञात करना है। तो I बराबर क्या आएगा, देखो I बराबर यदि ज्ञात करें तो आ जाएगा यहां पर 2I बराबर आया डेल्टा M प्लस A। 2I बराबर क्या हो जाएगा, A इस तरफ आकर प्लस हो गया तो डेल्टा M प्लस A, तो I बराबर हो गया डेल्टा M प्लस A/2। यह आपतन कोण I का मान आया,
किसके बराबर, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू के। और यहां पर यह अपवर्तन कोण आर का मान आया किसके बराबर, ए बाई टू के। अगर आपको इसको समीकरण मानना है तो इसे समीकरण मान सकते हो 5 और इसको समीकरण मान सकते हो 6। हमको 6 समीकरण प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हुआ, आपतन कोण आई का मान और अपवर्तन कोण आर का मान। यह कब प्राप्त हुआ है, अल्पतम विचलन की स्थिति में। अब बात करते हैं, देखो स्नेल के नियम की चर्चा करें तो देखो स्नेल का नियम होता क्या है, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम कहता है कि जो साइन आई है और साइन आर का अनुपात वह बराबर होता है अपवर्तनांक एन के। तो स्नेल का नियम से क्या लिखेंगे, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। अब साइन आई और साइन आर का मान तो हमें मिल गया है, साइन आई और साइन आर का मान हमारे पास 5वें और 6वें समीकरण में है। इस 5वें और 6वें समीकरण से हम आई और आर के मान को रख लेते हैं। आई का मान है क्या, देखो साइन आई का मान है डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, और साइन आर की बात करें तो साइन आर का मान है ए बाई टू बराबर प्राप्त हो गया एन के। और यही होता है प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। तो क्या किया है, देखो हम लोगों ने स्नेल का नियम लगाया और स्नेल के नियम में हम लोगों ने क्या किया, स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। आई का मान हमें प्राप्त हो गया है डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू रख दिया। आर का मान हमें प्राप्त हुआ था ए बाई टू, तो ए बाई टू रख दिया। तो हमें अपवर्तनांक का सूत्र प्राप्त हुआ साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन में साइन ए बाई टू बराबर में एन। और यही क्या होता है, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र होता है। अब बात करते हैं, देखो प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक के सूत्र के बाद यदि आपसे कह दिया जाए कि जो प्रिज्म लिया गया है वह पतला प्रिज्म हो, कहने का अर्थ है पतले प्रिज्म की बात हो। अब यदि पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र पूछेगा तो देखो यदि प्रिज्म पतला है तो प्रिज्म कोण ए का मान बहुत कम होगा, और यदि प्रिज्म कोण ए का मान कम होगा तो जो साइन थीटा है वह लगभग थीटा के बराबर होगा। कोण जो होते हैं वो लगभग थीटा के बराबर होंगे। तो यहां पर जो साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू का मान है वह लगभग बराबर रख सकते हैं डेल्टा एम प्लस ए बाई टू के, एवं साइन ए बाई टू का जो मान है वह रख सकते हैं ए बाई टू के बराबर। क्या बताया कि यदि पतला प्रिज्म, और पतला प्रिज्म कौन होगा, यदि प्रिज्म कोण का मान लगभग 5 अंश या इससे कम हो तो इस प्रकार के बनने वाले प्रिज्मों को हम पतला प्रिज्म कहते हैं। अब पतले प्रिज्म के लिए यहां पर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू का मान लगभग बराबर लिख सकते हैं डेल्टा एम प्लस ए बाई टू के, और साइन ए बाई टू का मान ए बाई टू के बराबर कर सकते हैं। अब यदि ऐसी स्थिति आएगी तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, बदलाव करते हैं पतले प्रिज्म के लिए। यहां लिख सकते हैं डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन ए बाई टू। यहां से साइन हट गया, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू था, हमने क्या लिख दिया डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, और यहां था साइन ए बाई टू तो हम लोगों ने लिख लिया ए बाई टू बराबर में एन। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बराबर, इस ए का इस तरफ गुणा करवा देते हैं तो एन इंटू ए, इस ए को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आएगा डेल्टा एम बराबर एन ए माइनस ए का कर लेते हैं कॉमन तो आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू में ए। डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1 इंटू में ए। यह कब सूत्र आएगा, जब बात होगी पतले प्रिज्म की। पतला प्रिज्म क्या होगा, जिसके लिए प्रिज्म कोण का मान बहुत कम या लगभग 5 अंश या इससे भी कम हो।
अब बात करेंगे यदि पतला प्रिज्म होगा तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, जिस कारण से यहां से जो साइन है ये हट जाएंगे, तब जो हमारा अल्पतम विचलन के लिए सूत्र प्राप्त होगा डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू में ए प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगली हेडिंग पर। देखो, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या है? देखो कि जब किसी श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म पर आपतित करते हैं तो प्रिज्म उस श्वेत प्रकाश की किरण को अलग अलग 7 रंगों में विभक्त कर देता है। अब बात करें श्वेत प्रकाश की किरण क्या होती है, तो देखो श्वेत प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण सूर्य से हमको प्राप्त होती है उसमें सभी रंग होते हैं, और सभी रंगों से मिलकर जो प्रकाश की किरण बनती है उस किरण को हम बोलते हैं श्वेत प्रकाश की किरण। कहने का मतलब है 7 रंगों से जो मिलकर बनने वाली प्रकाश की किरण है उस प्रकाश की किरण को हम बोलते हैं श्वेत प्रकाश, और इसमें सभी रंग होते हैं। लेकिन जब यह किसी माध्यम में जाती है तो इसका प्रकाश का अपवर्तन होता है और सभी रंगों के लिए चाल अलग अलग होती है। तो इसको यदि हम किसी प्रिज्म पर आपतित करते हैं तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश की किरण को 7 रंगों में अलग अलग विभक्त कर देता है। तो हम मान लेते हैं कि यह श्वेत प्रकाश है, और यह जब श्वेत प्रकाश है तो यह क्या करेगा, प्रिज्म पर जैसे ही आपतित होगा तो यह 7 रंगों में अलग अलग विभक्त हो जाएगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं यह 7 अलग अलग रंग हैं, तो इनका यहां पर विचलन होगा। तो यह विचलन हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का या प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब यदि हम समझने की कोशिश करें कि वर्ण विक्षेपण होगा क्यों, क्योंकि यहां पर देखो हम लोगों को पता है कि वायु में प्रकाश की किरण के सभी रंगों के लिए चाल समान होती है, लेकिन जैसे ही किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो प्रत्येक किरण के लिए या प्रत्येक रंग के लिए यहां पर सभी का अपवर्तनांक अलग अलग हो जाता है। और हम लोगों ने अभी पढ़ा है सूत्र कि डेल्टा एम बराबर होता है n-1 और इंटू में ए। देखो प्रिज्म कोण तो सभी के लिए समान है, लेकिन यहां अपवर्तनांक का मान सभी के लिए अलग अलग हो जाएगा। आप लोगों को अपवर्तन में पढ़ाया गया था कि बैंगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक वह सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक, और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अब यदि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तो बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक n का मान अधिक है तो विचलन भी अधिक होगा, इसलिए बैंगनी रंग का सबसे अधिक विचलन, और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए n का मान कम है तो डेल्टा n का मान भी कम होगा, इसलिए यहां पर लाल रंग का विचलन भी सबसे कम होता है। तो अब अगर हम आपसे कहें प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो आप बताओगे कि यदि प्रकाश की किरण को प्रिज्म की श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म पर आपतित करते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त कर देता है, इसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का और सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। अब प्रकाश की किरण में बैंगनी और लाल तो होते नहीं, सभी अलग अलग रंग होते हैं, तो सभी जब अलग अलग रंग होते हैं तो देखो यहां पर विचलन के लिए इनका क्रम होता है विबग्योर। विबग्योर का मतलब सबसे अधिक जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है, फिर इसके बाद आसमानी रंग का, फिर नीले रंग का विचलन होता है, और फिर ग्रीन यानी कि हरे रंग का,
फिर येलो यानी कि पीले रंग का, और ऑरेंज नारंगी रंग का, तथा सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। इसका मतलब है ये जो क्रम होगा वह क्या होगा, विबग्योर के क्रम में होगा। ठीक है, तो क्या बताया कि प्रकाश से श्वेत प्रकाश का जो यहां पर विचलन हुआ है वह किस क्रम में होगा, विबग्योर के क्रम में होता है। तो अब आते हैं यहां पर, देखो क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस रंग के लिए आप सबसे अधिक विचलन होगा, तो आप बोलोगे बैगनी रंग के लिए। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है क्यों सबसे अधिक होगा, तो आप बोलोगे क्योंकि बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक n का मान सबसे अधिक होता है और डेल्टा m बराबर होता है n-1 इंटू ए, इसलिए यहां पर डेल्टा m का मान भी सबसे अधिक होगा। और लाल रंग के लिए डेल्टा m का मान सबसे कम होगा क्योंकि अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है। अब आते हैं अगली हेडिंग पर। देखो अगली हेडिंग है वर्ण विक्षेपण। अब आते हैं हम लोग अगली हेडिंग, कोणीय विक्षेपण या कोणीय परिक्षेपण। देखो कोणीय परिक्षेपण का मतलब क्या है यहां पर, कि यदि हम किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित कर रहे हैं तो अभी बताया कि वह अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। अब अलग अलग रंगों में विभक्त हो गई 7 रंगों में, तो यहां पर यदि हम मान लें कि यह लाल रंग है रेड और यहां पर यह वायलेट यानी कि बैगनी रंग है, तो इन दोनों रंगों की निर्गत किरणों को यदि हम डॉट डॉट करके पीछे मिलाएं तो यह एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएंगे, और एक दूसरे के साथ जितना कोण बनाएंगे इसी कोण को हम लोग बोलते हैं कोणीय परिक्षेपण। क्या बताया, कोणीय परिक्षेपण या कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है, किन्हीं निर्गत जो रंग हैं तो किन्हीं निर्गत दो किरणों के मध्य बनने वाला जो कोण होगा उसे कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। या आप बोल सकते हो किन्हीं दो रंगों के लिए निर्गत किरणों के मध्य बनने वाले कोण को कोणीय परिक्षेपण थीटा कहते हैं। अब थीटा का मान किसके बराबर होगा, यदि हम थीटा बराबर लिखना चाहें तो देखो यदि थीटा को हम ज्ञात करना चाहते हैं तो यहां पर आपतित किरण तो ये जा रही थी, और आपको पता है आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाला जो कोण होता है वो विचलन कोण कहलाता है। तो लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा आर हो गया मान लेते हैं, और बैगनी रंग के लिए विचलन कोण यदि हम मान लें डेल्टा वी है। अब यहां ध्यान देना है, हमको इतना कोण ज्ञात करना है क्योंकि यह थीटा के बराबर है, और यदि यह कोण ज्ञात करना है तो देखो बड़े कोण में से छोटे कोण को घटा देते हैं, तो इस डेल्टा वी में से डेल्टा आर को घटा दे रहे हैं, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो कोणीय परिक्षेपण का मान किसके बराबर होगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर के। अब देखो हमने डेल्टा एम का मान पढ़ा है तो डेल्टा वी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, यदि हम लाल यहां पर बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक मान ले एन वी तो एन वी माइनस 1 इंटू में ए लिख सकते हैं, और यदि हम लाल रंग के लिए अपवर्तनांक मान ले डेल्टा आर तो लाल रंग के लिए यहां पर अपवर्तनांक मान ले एन आर तो एन आर माइनस 1 इंटू में ए लिख सकते हैं। दोनों का अंतर लिखना है तो थीटा बराबर आ जाएगा डेल्टा वी का मान है एन वी माइनस 1 इंटू में ए, माइनस में एन आर माइनस 1 इंटू में ए। अब देखो ए तो दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन लेंगे तो यहां आएगा एन वी माइनस 1 माइनस, जब यहां माइनस का गुणा होगा तो आ जाएगा एन आर माइनस 1, और माइनस वाला यह माइनस से हो जाएगा प्लस, तो यहां आ गया प्लस का 1, और इंटू में लिखा हुआ है ए। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो एक सूत्र और हमको प्राप्त होगा, थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू में ए।
ठीक है, तो यहां पर हमको दो सूत्र प्राप्त हुए किसके, कोणीय परिक्षेपण के। कोणीय परिक्षेपण होता क्या है, किन्हीं दो निर्गत रंगों के मध्य या किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के मध्य बनने वाले कोण को कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। अब इसका मान किसके बराबर होगा, तो थीटा बराबर होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर के। अब डेल्टा वी का मान होता कितना, तो देखो डेल्टा एम बराबर हम लोगों ने पढ़ा है, डेल्टा एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए। अब बैगनी रंग की बात हो रही है तो बैगनी रंग के लिए एन वी हो जाएगा माइनस वन इंटू ए। अब अगर लाल रंग के लिए लिखें तो एन आर हो जाएगा माइनस वन इंटू ए। दोनों का अंतर निकालते हैं तो हमको थीटा का एक और सूत्र प्राप्त होता है, थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू में ए। यह क्या है, कोणीय परिक्षेपण। अब हम लोग आते हैं अगली हेडिंग पर। अब हम लोग आते हैं यहां पर अगली हेडिंग, कोणीय परिक्षेपण क्षमता पर। देखो कोणीय परिक्षेपण क्षमता क्या होती है, तो कोणीय परिक्षेपण क्षमता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा बराबर होता है लाल और बैगनी रंग के लिए कोणीय परिक्षेपण थीटा और बटे माध्य रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा वाई। माध्य रंग, अब माध्य रंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर पीले रंग का जो विचलन कोण होता है वह सभी रंगों के माध्य में होता है। अब यहां पर इसको हम परिभाषित करने की कोशिश करें यदि सूत्र से, तो क्या बोलोगे, लाल व बैगनी रंग के लिए कोणीय परिक्षेपण, जिसको हम लोगों ने थीटा लिखा है, तथा माध्य रंग के लिए विचलन कोण का जो अनुपात होता है उसे कोणीय परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। क्या बताया कि लाल व बैगनी रंग के लिए कोणीय परिक्षेपण तथा माध्य रंग के लिए जो विचलन कोण है उसके अनुपात को कोणीय परिक्षेपण क्षमता ओमेगा कहते हैं। अब क्योंकि हम लोगों ने लाल और बैगनी रंग के लिए कोणीय परिक्षेपण पढ़ा हुआ है, कितना होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे में डेल्टा वाई हो जाएगा। अब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर का सूत्र भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो लिख सकते हैं क्या, ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू में ए बटे में डेल्टा वाई। और यदि डेल्टा वाई को हम लोग मान लें कि वाई के लिए या येलो रंग के लिए जो अपवर्तनांक है वह एन वाई है, तो यहां पर सूत्र आ जाएगा एन वाई माइनस वन इंटू में ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो कोणीय परिक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर प्राप्त होगा एन वी माइनस एन आर अपॉन में एन वाई माइनस में वन। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं हम कि ओमेगा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, थीटा अपॉन डेल्टा वाई लिख सकते हो, या फिर थीटा की जगह लिख सकते हो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई, या फिर डेल्टा वी और डेल्टा आर का मान रख दें तो हमें सूत्र प्राप्त होगा ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन। अब यदि बात करें इसके मात्रक की, तो देखो यहां पर यह अनुपात है और अनुपात समान राशियों का है, इसलिए कोणीय परिक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। अब क्वेश्चन आता है आपका कि कोणीय परिक्षेपण क्षमता क्या प्रिज्म कोण ए पर निर्भर करती है, तो यदि आप सूत्र में देखो तो यहां पर सूत्र में ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या आया, अपवर्तनांक का मान आया। इसका मतलब है कि जो क्षमता है वह प्रिज्म कोण ए पर निर्भर नहीं करती है। प्रिज्म कोण ए पर कोणीय परिक्षेपण क्षमता ओमेगा का मान निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं। देखो यहां पर ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। अब हम लोग अगले क्लास से फर्स्ट पेपर में फिर से जो चौथा चैप्टर समाप्त हुआ था उसके आगे से फिर से पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।